पहले वाला का भी और इसका भी। बोलो जी, नमस्कार, स्वागत है दिन मंत्र में सभी का। मेरा नाम है राहुल सिंह और जल्दी आ जाइए। और देखिए आज का टॉपिक मैं चेंज कर दूंगा, उसमें बहुभाषिकता टॉपिक पड़ा हुआ है, पर आज मुझे करना क्या है, बहुभाषिकता तो मैंने पिछली बार कर दी और मुझे आज कराना है आपको भाषा का आकलन। मुझे टॉपिक ये कराना है भाषा का आकलन एवं मूल्यांकन, कि जब हम बच्चों को पढ़ा दें मूल्यांकन। मूल्यांकन मूल्यांकन का मतलब है, ठीक से लिख लेते हैं, आ जाइए सभी, मूल्यांकन। और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आज ये टॉपिक चढ़ना आकलन एवं मूल्यांकन, कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। अब बच्चे को पढ़ा दिया तो मैं टेस्ट भी तो लूंगा। अब मैं कैसे जांचूंगा कितनी उसके पास भाषा है, क्या उसने भाषा में सीखा, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई या नहीं आई। तो हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन। पर आकलन और मूल्यांकन एक ही अर्थ में लिया जाता है, इसमें कोई दोहराव मत रखना, क्योंकि सीधी सीधी बात है, बच्चे का आकलन करना है, उसकी बुद्धि का आकलन करना है, हमें कितनी समझ है इसका आकलन करना है। पर आकलन और मूल्यांकन में थोड़ा सा अंतर है जिसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आज 15, 20, 25 या आधे घंटे के आसपास इस टॉपिक पर बात करूंगा, फिर मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा। गुड आफ्टरनून रानी, गुड आफ्टरनून। देखिए तो टॉपिक चलेगा ये मूल्यांकन। वैसे आकलन और मूल्यांकन पे अंतर करने जा रहा हूं, टॉपिक ये वाला टॉपिक है आज, ठीक है या नहीं है। और मैंने कुछ पहले ही लिखा है, थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले आ गया हूं क्लास में, तो मैंने ये लिख दिया है। तो देखिए भाई, टॉपिक मैं इसे हटा रहा हूं, मेन टॉपिक ये रहा आज आपका, और इसमें मैं 7-8 पेज लिखवाऊंगा आपको, देखिएगा। कभी आपने सुना होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पर आकलन कभी भी सतत और व्यापक नहीं होता, सतत और व्यापक आकलन नहीं होता, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन माने इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन, कि बच्चे ने पढ़ लिया, हम इसका आकलन कैसे करें। पर सतत माने लगातार और व्यापक माने बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव आकलन करना है हमें बच्चे का। मुझे एक बार बताओ, क्या क्लास के अंदर ही आकलन करना है, कि बच्चे क्लास के अंदर ही आकलन करना है, कि क्लास में क्या सीखा उसी का आकलन कर रहा है, या क्लास के बाहर भी बच्चे का आकलन होगा। जब चाहो बच्चे का आकलन कर लो, मैं पढ़ाते पढ़ाते भी आकलन कर लूंगा बच्चे को कि कितनी भाषा है उसमें या नहीं है। बात समझ में आई। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन का सीधा सीधा अर्थ है, छोटा अर्थ नहीं है। मूल्यांकन तो कक्षा के बाहर भी होगा, कक्षा के अंदर भी होगा, इस समय भी होगा, और शायद बाद में भी बच्चे की पूरी भाषा को देखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो मूल्यांकन शुरू कर रहा हूँ, जरा पढ़ता जाऊंगा, एक एक चीज मैं लिख दिया मैंने पहले ही, और फिर मैं सीधा, मेरे पास एक पीडीएफ भी है, देखिए दिखाऊं मैं तुम्हें, एक ये पीडीएफ भी है। अगर मैं ऐसे करके चलूँ ना तो मैं आपको बता दूंगा आकलन एवं मूल्यांकन का अर्थ क्या है। पहले इस पे बात करूंगा, मैं इसे भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ये बता दूंगा इसमें थोड़ा और आकलन और मूल्यांकन के बारे में डिफरेंस दे रखा है। पर आकलन और भाषा शिक्षण में आकलन मूल्यांकन करता क्या है, किस किस चीज का आकलन करता है। और सीधी बात है, इसके बाद जब हम, जरा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा देता हूं। जब हम एक भाषा शिक्षक कोई आकलन करता है, मूल्यांकन नहीं केवल आकलन करता है, तो आकलन के समय हम ये चीजें देखते हैं। कभी कभी आकलन पे भी प्रश्न आएगा, पर ज्यादातर मूल्यांकन पे प्रश्न आएगा, और मूल्यांकन के ही आंसर सही होते हैं। आकलन और मूल्यांकन की बात करूंगा। आकलन माने असेसमेंट, मूल्यांकन का मतलब है इवैल्यूएट करना, सारी प्रगति को इवैल्यूएट करना है बच्चे की। तो आकलन के समय ये होता है, लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो आकलन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से ये सारी चीजें होती हैं, इसमें मैं चर्चा करूंगा। और फिर इसके बाद आकलन और मूल्यांकन के तरीके, कैसे कैसे आकलन कर सकते हैं, लिखित परीक्षा भी के द्वारा भी कर सकते हैं, और मौखिक परीक्षा बोलकर भी हम बच्चे, मैं प्रश्न पूछूंगा तो बच्चे का आकलन कर सकता हूँ कितनी भाषा आई। लेकिन आकलन के दौरान ये चीजें आकलन होती हैं। मौखिक के द्वारा ये होती है, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से भी आकलन क्या करना है हमें, कुछ अलग से हटके बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो तुमने पढ़ा नहीं होगा ना उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। तो आइए मिलते हैं आकलन से। प्रणाम। तो शुरुआत करता हूं, मैं पहले पढ़ाऊंगा नहीं, पहले मैं अपने तरीके से जो मैंने नोट्स बनाए उसको देखो। देखिए पहली बात, बस पढ़ते जाएंगे, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं आप मुझसे कहें कि भाषा में हिंदी बच्चे, अरे मैंने बच्चे को भाषा सिखा दी और ना भी सिखाई, बच्चे के पास अपनी भाषा है, कितनी है, कितना योग्य है, इसका आकलन करना है। कैसे करेंगे, जब हम उसको कुछ पूछें और उसका वो उत्तर दे। उत्तर देते समय उसके उच्चारण भी देख सकते हैं हम। उच्चारण देते समय क्या वो अटक अटक कर बोल रहा है। कोई भी बच्चा अगर प्रभा के साथ नहीं बोलता, अटक अटक कर बोलता है, तो उसकी भाषा खराब है। फिर उस प्रभा के साथ साथ हम ये देखते हैं क्या उसमें शुद्ध भी है, उसकी भाषा व्याकरण सम्मत है या नहीं है, क्या क्रिया और संज्ञा का प्रयोग ठीक भी कर पाता है, क्या वो उस बात को टिपिकल तरीके से, रटी हुई चीज जो मैंने समझाई है उसी तरीके से करता है, या अपने शब्दों में भी कर सकता है। तो क्या क्या आकलन करें हैं बच्चे का, और बच्चे की भाषा ठीक से समझ ले, तो क्या तरीका है। सबसे पहले एक काम करो, भाषा का अगर आकलन करने जा रहे हो और किसी बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हो, तो सिर्फ आकलन ही नहीं होता, उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं हम। ये दोनों बातें थोड़ी अलग है। संदर्भ एक ही है कि आकलन करना भी बच्चे को के बारे में जानना है, और मूल्यांकन से भी बच्चे के बारे में जानना है। पर मूल्यांकन में सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं जाना जाता, बच्चे के अंदर जो दोष आ जाते हैं भाषा से संबंधित, उसको भी ठीक किया जाता है। मूल्यांकन पूरा होता है लंबा, ठीक है, बात करेंगे अब। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं यहां, आकलन एवं मूल्यांकन दोनों ही बालक की भाषिक
भाषा की क्षमता की जांच करते हैं, दोनों ही। आकलन भी बच्चे की भाषा की क्षमता को जांच करते हैं और मूल्यांकन भी बच्चे की भाषा कितनी है उसकी जांच करते हैं। किंतु सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक तिक ये तिक है, सैद्धांतिक माने अगर सिद्धांत के तौर पे देखें, अगर मूल्यांकन आकलन को सीडीपी में पढ़ लें और ठीक से पढ़ लें तो उनमें थोड़ा बहुत मुख्य अंतर भी है, उनमें डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? दूसरा पेज ले रहा हूं मैं, क्या डिफरेंस है देखिए, यहां देखिए दूसरा डिफरेंस ये है। तो मैंने ना डिफरेंस दोनों अलग अलग कर दिया मूल्यांकन आकलन के। क्या मेरी बात समझ में आई है? किंतु के बाद उतारो मैं तभी सुन लो, फिर मैं फिर पढ़ा देता हूं। तुम लोग अभी उतारो नहीं, पहले समझो, बाद में उतारना इसको वीडियो देखकर। मैंने लिखा है आकलन एवं मूल्यांकन दोनों ही बालक की भाषिक क्षमता की जांच करते हैं, किंतु सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक माने है कि अगर प्रॉपर वे में इनकी गहराइयों में जाएं तो इनमें अंतर है, ऐसा नहीं है कि एक है। दोनों का मतलब है भाषा की प्रगति जानना बच्चे की, पर दोनों में अंतर क्या ये मिलते हैं इनके। तो सिद्धांत रूप से जो वाकई में आकलन में देखा जाता है या मूल्यांकन में देखा जाता है तो उन दोनों में थोड़ा सा बहुत अंतर भी पाया जाता है। पर आप एक काम करेंगे, जब आपको समझ में आए तो दोनों को एक भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों में ही बालक की प्रगति देखी जाती है। पर डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है देखिए, आइए मिलिए। सिद्धांतिक लिखा था वो, आगे है मैं लिखने जा रहा हूं। आकलन में क्या होता है? आकलन जब बच्चे का करते हैं तो आकलन में यह चेक किया जाता है कि बालक ने क्या किया है, क्या सीखा है। पहला पॉइंट यह है कि जब हम आकलन करते हैं बच्चे की, जब हम आकलन करेंगे बच्चे का, तो हम ये देखते हैं बालक ने सीखा क्या है। भाई मैंने टीचर हूं, मैंने उसे पढ़ाया, क्या जो जो पढ़ाया वो सीख लिया उसने? ये भाषा की प्रगति। आकलन में, आकलन जब किया जाता है तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है, पूरी पाठ के क्लास के अंदर जो होता है ना उस पर आधारित होता है। क्या मैंने उसके उच्चारण ठीक करवाए तो उच्चारण सही है उसके? क्या वो भाषा में जो चीज़ मैंने किताब से पढ़ाई है क्या वो चीज़ आती है, प्रश्नोत्तर कर पा रहा है वो? तो बालक ने क्या क्या सीखा है क्लास के दौरान, शिक्षक द्वारा जो समझाया जा रहा है उसका ही आकलन होता है। अक्सर हम बच्चों का आकलन करते हैं पर मूल्यांकन नहीं कर पाता टीचर। मूल्यांकन का मतलब है बच्चा भाषा में कितना योग्य बन गया है कि वो बाहर जाएगा तो अपनी बात को अच्छे से ढंग से प्रकट करेगा। हम सिर्फ किताबी कीड़ा बना देते हैं बच्चे को। तो आकलन दरअसल कक्षा के अंदर की घटनाओं का ही आकलन करते हैं। और हम कई बार सोचते हैं अरे बच्चा तो बहुत ट्रेंड हो गया, लेकिन क्या बालक बाहर की चीज़ों से अटैच हो पाता है? क्या बालक किसी भी घटना पर, किसी भी आंखों देखी घटना का अपने शब्दों में बयान कर सकता है जो टीचर ने तो नहीं सिखाई? पर बालक क्या अपनी भाषा के थ्रू उसे बता सकता है? क्लास के अंदर तो ऐसा लगता है कि बच्चे की बुद्धि मैंने एक प्रश्न दिया और कई बार बच्चे ने मान लो अपनी सोच से दिया तो हम गलत कर देते हैं, हम कहते हैं ना यही उत्तर होगा। तो आकलन के अंदर तो एक रटी हुई घटना, एक उसकी स्मृति की घटना होती है, जबकि हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है कि अगर वो बाहर गया तो अपने शब्दों में भी बात प्रकट करेगा, तो मूल्यांकन वाली बातें ज्यादा सही होती है। तो पहली घटना मैंने लिखी, बालक ने क्या सीखा है इसका आकलन कर सकते हैं। कितना उसने अधिगम किया, अधिगम माने सीखा कितना है उसका कर सकते हैं। और एक तीसरी घटना है सीखते समय कि जब बालक ने सीखा क्या क्या उसे कठिनाइयां आई, सीखते समय क्या क्या कठिनाइयां उसे आई, कि बच्चे जब सीखा तो उसे ये दिक्कत थी और ये कठिनाई आ गई। तो सिर्फ कठिनाइयों का शुद्ध उच्चारण वो कर पाता है या नहीं इसका जांच ली जाती है। सीधी बात है, जब हम आकलन करते हैं तो क्लास के दौरान जो घटना हुई है ना उसका आकलन किया जाता है। जैसे क्या उसका उच्चारण ठीक हो पाया है, क्या उसने जो हमने सिखाया वो सीख गया है, क्या उसकी अधिगम प्रगति तेज हुई है, क्या वो प्रवाह के साथ पढ़ लेता है, कहीं ना कहीं इस चीज का आकलन करते हैं। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन आकलन के बाद की घटना है। मूल्यांकन में आकलन की घटना तो आती है पर आकलन के बाद की भी घटना आती है। वो क्या मतलब, ध्यान रखना मूल्यांकन का अर्थ। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो आकलन के उपरांत, आकलन समझ गए, टीचर करता है आकलन पर मूल्यांकन करना उसे। आकलन के दौरान छात्र की उपलब्धि क्या रही है, ये जब हमने आकलन कर लिया फिर हमें ये पता लगा अरे बच्चा तो यहां तक है, फिर सिर्फ उपलब्धि नहीं देखते, उस उपलब्धि को कैसे ठीक किया जाएगा, क्या क्या घटनाएं हमें करनी है, आगे तक क्या करना है उसको भी देखा जाता है। तो मूल्यांकन तो बच्चे की योग्यता को बढ़ाने का काम करता है, आकलन तो बच्चा कितना सीखा है उसका ही ज्ञान कराता है, जबकि मूल्यांकन योगात्मक प्रक्रिया से गुजरता है। ध्यान रखना है उसके विषय में एक निर्णय भी देना है। क्या मतलब कि जब आकलन के उपरांत, आकलन के बाद छात्र उपलब्धि जो सीख पाया है, छात्र ने जितना सीखा है उतना तो सीखा, फिर उस पर हमें निर्णय देना कि तुमने ठीक किया, गलत किया, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स नहीं आए, क्या इसे ग्रेड देना चाहिए, क्या इसकी भाषा परिपक्व हुई है, इस बात का भी निर्णय कर लेना। यानी कभी कभी आकलन के बाद जो टीचर के द्वारा निर्णय दिया जाएगा, जैसे हम नंबर दे देते हैं, हमें बताते हैं, इस चीज को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन में आकलन के साथ साथ निर्णयात्मक प्रक्रिया भी आती है। तो बात समझ में आई? पहली चीज, अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो कक्षा के अंदर की जितनी घटनाएं उनका आकलन होता है, पर कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, कक्षा के दौरान जितनी मैं अभी आकलन कर सकता हूं, अगर चाहे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, तो मैं प्रश्न पूछकर बच्चे का आकलन कर लेते हैं हम, वो सब आती है मूल्यांकन में। तो मूल्यांकन की घटना में पहला अंतर मैंने ये बताया कि कहीं ना कहीं इसमें बालक कितना सीखा है, बालक ने क्या उच्चारण उसके सही हो पाए, क्या कठिनाइयां आई हैं और कितना उसने अधिगम कर लिया है, कितना पहुंच गया है, इस बात की जानकारी होती है। जबकि यहां हमें उसके ऊपर निर्णय देते हैं। तो मूल्यांकन थोड़ी बड़ी प्रक्रिया है, इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है बच्चे इसमें, इससे ज्यादा आपको इसमें करना नहीं है। दूसरा अंतर बता रहा हूं, डिफरेंसेस बस देख लो इसी। आकलन यहां लिख रहा हूं, मूल्यांकन यहां लिख रहा हूं। आकलन कक्षा के अंदर, यह है यानी आकलन, आकलन कक्षा के अंदर या पाठ्यचर्या के दौरान होता है। सिर्फ कक्षा के अंदर ही कर सकते हैं आकलन, या पाठ्य प्रक्रिया के दौरान कर सकते हैं।
और दौरान करके क्या पता लगाते हैं कि बालक की प्रगति क्या हुई है, बालक कितना सीख पाया है, ये करते हैं। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, ऐसे देख लीजिए आप, यह कक्षा के अंदर और बाहर बालक की भाषा की निपुणता को चेक किया जाता है। इसमें निपुणता समझ गए कि मान लीजिए वो आंखों देखी कोई घटना देखी उसे, फिर हम कहते हैं क्लास में जरा वर्णन करियो, तो बालक अपने तर्क से पेश करता है। कहीं ना कहीं बच्चा किस एज में, चाहे वो बड़ी एज हो छोटी हुई हो, क्या जितनी बच्चे को भाषा आती है उसमें निपुणता है उसकी या नहीं। तो मूल्यांकन के अंदर हम ये नहीं देखते उपलब्धि क्या की है, उस उपलब्धि में बच्चा निपुण कितना हो गया, इस बात की भी जानकारी ली जाती है। आवाज कम आ रही है, नहीं बेटा आवाज तो पूरी है, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा चलो बोलता हूँ, तेज बोल रहा हूँ, तेज ठीक है। अपना वॉइस बढ़ाओ, अपना भी वॉल्यूम बढ़ा लो, मैं तेज ही बोल रहा हूँ। चलिए, तो ध्यान रखना यहाँ मैं इसे लिखा है अपने एज में निपुणता, मैं बाद में नोट्स भी पढ़ाऊंगा आपको। या दूसरी है तो एक काम करा, एक दूसरी चीज देखी कि आंकलन में प्रगति तो कर रहे हैं पर क्लास के अंदर या क्लास के दौरान या विद्यालय के अंदर, पर कहीं ना कहीं मूल्यांकन कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर दोनों स्तर पर होगा। लेकिन साथ में सिर्फ ये नहीं देखते कि उपलब्धि क्या है, वो कितना भाषा में निपुण हो गया है, ये भी देखा जाएगा। तीसरी बात बता रहा हूं, आंकलन और मूल्यांकन में सेम सी चीज है, आंकलन तो करना है पर और क्या है, आंकलन में क्या होता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। आंकलन हमेशा पाठ्य सामग्री जो दी जा रही है, जो विषय वस्तु में पढ़ा रहा हूं, सिर्फ उसका ही किया जाता है। पाठ में ये घटना है, यहाँ उच्चारण ठीक करना है, इतनी भाषा सिखानी है, कितना कौशल करना है, ये। लेकिन मूल्यांकन का अर्थ क्या है, यहाँ बालक की योग्यता को चेक किया जाता है, वो योग्यता को जाना जाता है कि कितना योग्य हो गया भाषा के अंदर। सिर्फ ये नहीं कि क्लास के दौरान ही घटना जो ही हो, अरे जब बाहर गया तो वो किस स्टेप तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं अगर कभी बालक की योग्यता नापी जा रही है तो मूल्यांकन से नापी जाएगी। तथा उसकी भाषाई प्रवाहिता, यहां पर एक वर्ड आया प्रवाहिता, मैं यहां नीचे लिख देता हूं प्रवाहिता। ध्यान रखना, मैं पहले ही घटना बता देता हूं। प्रवाहिता, प्रवाहिता का मतलब है एक बच्चा भाषा बोल रहा है, मैंने तो सिखा दी, भाषा बोल रहा है, तो क्या वो प्रवाह के साथ बोल रहा है, क्या फ्लुएंट भाषा बोल रहा है, क्या अटक अटक कर बोल रहा है। अटक अटक कर बोल रहा है तो बेकार है। कितनी भाषा प्रवाह से निकल रही है। और प्रवाह के साथ साथ एक चीज और देखी जाती है, शुद्धता, कि क्या वो भाषा शुद्ध है। शुद्धता का मतलब है व्याकरण, क्या व्याकरण अगर इस्तेमाल करेगा, कहाँ क्रिया इस्तेमाल करनी है, कहाँ संज्ञा करनी है, तो इसकी पूरी जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, शुद्ध हो जाएगी उसकी भाषा। और दोनों को इक्वली देखा जाता है, दोनों का संतुलन देखा जाता है, प्रवाह में भी ठीक है और जो प्रवाह से भाषा निकल रही है उसमें व्याकरण भी सही है, इसको भी देखा जाता है। तो ध्यान रखना, यह बालक की योग्यता को तो जांचता है, साथ में उसकी भाषाई प्रवाहता कितनी है, क्योंकि समाज में तो भाषा का प्रवाह देखा जाएगा, और उसकी शुद्धता को जांचा जाता है। किसमें, मूल्यांकन में। पर कहीं ना कहीं यहाँ केवल पाठ्य पुस्तकों से आधारित घटनाएं देखी जाती है। जब हम पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कोई भी परीक्षा लेते हैं, कोई भी जांचते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है अरे बच्चा तो, इसको तो मैंने 100 नंबर दे दिए, इसको 10 नंबर दिए। पर प्रवाह का मतलब यह है कि अगर किताब से रिलेटेड घटना वो लिखता है तो ठीक है, पर कभी कभी बच्चा अपनी सोच से अपनी बात को प्रकट कर रहा है तो उसके नंबर हम काट लेते हैं, जबकि हमें ये नहीं, रटी हुई चीज ना हो, बच्चे की प्रवाहिता होनी जरूरी है। तो तुम इतना ध्यान रखना, जब आकलन किया जाता है तो हम पाठ्य पुस्तक या पाठ्यचर्या के दौरान की घटना ही बच्चे से पूछते हैं कि कितना इसे वो चीज आई है, अगर इससे हटकर लिखता है तो गलत मान लेते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हमें निपुण बनाना है तो उसकी प्रवाहिता को देना होगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मूल्यांकन और आकलन लगभग लगभग एक घटना होती है, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। समझ में आई? मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी देखिए अंतर, चौथा अंतर करा रहा हूं। पहला अंतर मैंने ये कराया है कि आकलन में क्या सीखा है, कितना सीखा है देखा जाता है, पर मूल्यांकन में कितना निपुण बना है भाषा में, ये देखा जाता है। आकलन केवल पाठ्य पुस्तक या कक्षा के दौरान ही है, जबकि मूल्यांकन भाषा में प्रवाह और शुद्धता के आधार पर देखा जाता है। वो कक्षा के अंदर भी हो सकता है और कक्षा के बाहर मूल्यांकन करना है और सतत हो। एक और देखिए, जब हम आकलन करते हैं तो केवल संवादात्मक देखते हैं कि बच्चे की उच्चारण सही है, उसका संवाद सही है या नहीं है, या रचनात्मक। रचनात्मक माने कि वो अपनी बात को कितने तरीके के ढंग से पेश कर रहा है, ये देख लिया जाता है। दोनों चीज, संवादात्मक और रचनात्मक। रचनात्मक का वर्ड मैंने यहां दिया तर्कपूर्ण, क्या वो अपनी बात को तर्क से पेश करता है। पर कहीं ना कहीं मूल्यांकन में रचनात्मक तो होता है, तर्क तो है ही है, आकलन तो है ही है, पर योगात्मक भी है, योग्य भी बन गया है वो भाषा को। सिर्फ तर्क से ना जाए बात रटी हुई ना जाए, बात तो योग्य भी की तरीके से है। तो असली में तुम ध्यान रखना, कभी पूछा जाए ये रचनात्मक है और योगात्मक दोनों माना जाता है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं, जबकि ये संवादात्मक और रचनात्मक तक ही पहुंचता है, जबकि यहाँ योग्यता भी देखी जाती है। एक चीज और देखो, आकलन हमेशा निदानात्मक होता है। निदान किसे कहते हैं? डायग्नोज करना। कि मान लीजिए मैंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैं चेक कर रहा हूं, तो आकलन कर रहा हूं। और आकलन में जब हम बच्चों को आकलन करते हैं तो निदान करते हैं कि कितना आया है, कितना नहीं आया है, उसका उपचार नहीं करते। सिर्फ हम अरे इतनी बात आई, इसे इतनी बात नहीं है, कहीं ना कहीं भाषा में जो कठिनाइयां आई हैं या भाषा में कितनी निपुणता आई है उसकी पहचान करते हैं, निदान। लेकिन मूल्यांकन में निदान तो होता ही होता है, ये आकलन से हो जाता है, पर इसके साथ साथ फिर उपचार भी किया जाता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और बताकर फिर करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ बच्चे की कठिनाइयों को दूर करने का भी बीड़ा उठाया जाता है। जब आप मूल्यांकन करेंगे बच्चे का तो उसकी कठिनाइयों को भी दूर किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे अभी समझते रहिए, आज थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं। तो मैं एक बार फिर पुनः दिखाता हूं तुम्हें, सुन लो भाई, इधर ध्यान दो, मैं एक बार दिखा देता हूं तुम्हें एक बार और।
आकलन केवल बालक ने क्या सीखा है इसका आकलन करता है, जबकि आकलन के दौरान क्या उपलब्धि रही, क्या वो किसी भाषा में निपुण बना, और उस विषय पर अपने निर्णय मूल्यांकन में भी दिए जाएंगे कि ऐसे ऐसे होनी चाहिए निपुणता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक चीज और देखिए, यहां देखिए, एक मिनट रुकिएगा, एक अंतर दूसरा, यह कक्षा के अंदर या पाठ्यचर्या के दौरान ही होती है, इसमें भाषा की प्रगति दिखाई जा रही है कक्षा के अंदर, जबकि यह कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई जाता है, तो इसमें भाषा की निपुणता देखी जाती है और उसमें सुधार भी करना होता है, यह भी ध्यान रखना। आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु पर आधारित होता है, जबकि यह भाषा की योग्यता को जांचा जाता है और इसमें प्रवाहिता और शुद्धता के आधार पर आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक। अगला है, और देखिए चौथा, यह संवादात्मक और रचनात्मक तक ही रहता है, यानी तर्कपूर्ण भाषा निकलती है, दिखती है अच्छी भाषा है, पर कक्षा के दौरान हो रहा है, और संवादात्मक रचनात्मक है, पर कहीं ना कहीं ये रचनात्मक के साथ साथ योगात्मक भी होना चाहिए, कितना निपुण बन गया है बच्चा ये भी देखा जाता है, और ये केवल निदान तक ही सीमित है, निदान, ठीक है ना, निदान तक है, जबकि ये निदान और उपचार दोनों पे होता है। यहाँ सिर्फ कठिनाइयों की पहचान कर ली जाती है, कितनी भाषाओं से आई है या नहीं आई है इसकी पहचान की जाती है, पर यहाँ कठिनाइयों को दूर किया जाएगा मूल्यांकन के दौरान, ठीक है। जरा एक बार पीडीएफ भी पढ़ा दूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इसको ही निचोड़ करके निकालिए, एनसीएफ निकाला है तुम्हारे लिए, इससे ही मैंने थोड़ा सा अलग करा है। देखिए आकलन और मूल्यांकन दो अलग अलग पद हैं, पहली चीज ये दी थी एनसीएफ में, इन दोनों के अर्थ में भी भिन्नता है। आकलन को जहां एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है, सिर्फ संवादात्मक है उच्चारण और सिर्फ रचनात्मक है, वहीं जिस रचनात्मक है जिसके द्वारा आकलन में चल रहा है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो पाया है नहीं, शिक्षक बस ये जांच लेता है कि अधिगम हो पाया है अथवा नहीं। वहीं मूल्यांकन को योगात्मक प्रक्रिया माना जाता है, योग्य का मतलब है कि बच्चा कितना योग, कितनी चीजें उसमें जुड़ गई हैं और कितना उसमें योग्य आ गया है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात कर ली जाती है योगात्मक तरीके से। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। मैं अगली चीज बताता हूं, बस वही चीज है, आकलन का उद्देश्य सिर्फ निदानात्मक होता है, निदान कर पाता है आकलन, और इसमें कैसे निदान करते हैं कि शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना है, छात्रों को छात्रक अध्यापक को पृष्ठ पोषण प्रदान करना है कि कितना पढ़ा सकता है शिक्षक छात्र को, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात भी कर लिया जाता है। पर मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्य निर्णय से है, कितने उसमें वैल्यूज डाल दिए गए हैं, कितने मूल्य हो गए हैं, जैसे निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी की उपलब्धि क्या रही उसको ग्रेड और अंक के माध्यम से भी प्रदर्शित करना कि आप इतने हद तक पहुंच गए हैं। तो मूल्यांकन में योगात्मक चीजें भी देनी होती है, थोड़ा ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? इस बार मैं बता रहा हूं, देखिए यहां से पढ़िएगा, भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन जब करते हैं तो भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन का आशय यह है कि उन प्रक्रियाओं से है जिनकी सहायता से एक शिक्षक विद्यार्थियों की भाषा संबंधी समस्त कौशलों का, कौशल और व्याकरण सबका संबंध में शिक्षण अवधि के दौरान पाठ्यक्रम की समाप्ति पर निर्णय करना है। आकलन और मूल्यांकन का एक ही उद्देश्य है कि जब हमने उसे पढ़ा दिया है, जब उसे जितनी भी हमने भाषा सिखाई है उसने क्या उपलब्धि की और क्या वो योग्य बन गया, दोनों ही आकलन और मूल्यांकन के उद्देश्य बैठते हैं। पर हल्का सा इसमें डिफरेंस है, मूल्यांकन थोड़ी बड़ी घटना है, मूल्यांकन में भाषा सही निकल कर आती है। अब बात ये आई जब हम भाषा शिक्षण में आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन नहीं है आकलन, तो आकलन क्या देखता है, तब ये देखता है। तो मैं यहाँ पॉइंट ले आ रहा हूँ, ये तो मैंने करा ही दिया, अंतर हो गया। अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मूल्यांकन बाद में करेंगे, कि आकलन जब करते हैं तो बच्चे किस किस बातों पर ध्यान दिया जाता है। सुनिए, तो ये चीजें ध्यान रखना है आप, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको। आकलन और मूल्यांकन अलग कर रहा हूं, मूल्यांकन बड़ी घटना है, बस इतना ध्यान रखना, कक्षा के बाहर की घटनाएं मूल्यांकन के तौर पे देखी जाएंगी, जिसमें बच्चे की सिर्फ दो चीज देखी जाती है, उसकी प्रभाव कितनी है भाषा के अंदर। हाँ, डायग्नोज रिमॉडलिंग, अभी बस इसे देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, जब, ध्यान से सुनिएगा, जब भाषा शिक्षक आकलन करता है, सिर्फ आकलन की बात कर रहा हूं, तो देखिए क्या देखते हैं हम। मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैंने पढ़ा दिया अपना कोर्स, फिर मैं आकलन कर रहा हूं, चाहे फर्स्ट यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, चाहे सेकंड यूनिट, जितना पढ़ा दिया उसका आकलन। तो हम ये देखते हैं कैसे पढ़ पा रहा है बच्चा, या विद्यार्थी कितना पढ़ पाता है। अरे रीडिंग करा रहे हैं तो कितना पढ़ पाता है, क्या पढ़ पाता है, क्या रुक रुक के तो नहीं पढ़ता, धारा प्रवाह पढ़ लेता है या नहीं, इसका आकलन करते हैं। और फिर हम अपनी फिर प्रक्रिया करते हैं, फिर वो सुधरता है ऐसे, ठीक है, ठीक से पढ़ पाता है या नहीं, इसका कारण क्या, कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्या वह अक्षरों को पहचान नहीं पाता। यानी कक्षा के अंदर जो जो घटनाएं होती है उसका आकलन करना है। बात ध्यान से सुनना मेरी, हम क्लास में यही तो करेंगे, कैसे पढ़ पाता है, रुक रुक कर पढ़ता है, धारा प्रवाह करता है। अगर इस तरह की घटनाएं कक्षा के अंदर की घटना है तो आकलन से डिपेंड करेगी, क्या वह अक्षरों की पहचान कर पाता है या नहीं, या शब्दों को की एक इकाई के रूप में पढ़ने में अभ्यस्त है या नहीं है, क्या वो एक एक करके शब्दों को पढ़ भी लेता है, भाषा को सुनकर कितना समझ लेता है, ये भी आकलन का ही उद्देश्य है, और कितने आत्मविश्वास से वह स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है। हम सिर्फ कक्षा के दौरान ये देख रहे होते हैं, ये है आकलन का उद्देश्य।
ये है आकलन का उद्देश्य। तो कितना अधिगम कर पाया है, कैसे सीख पाया है, क्या कठिनाई है, क्या वो शब्दों का प्रयोग कर लेता है, क्या उसका उच्चारण सही है, क्या क्लास में जो पढ़ाया गया उसे समझ में आया है, इस चीज़ का आकलन हम किस में करते हैं, मूल्यांकन। तो तुम इस पीडीएफ को मैं दूंगा, इसे पढ़ लेना एक बार सारे स्टेप। लेकिन जैसे ही हम मूल्यांकन की बात करते हैं, अब सिर्फ मूल्यांकन की बात है, ध्यान से सुनो, मूल्यांकन में क्या करते हैं यही बता दूंगा मैं। या मैं मूल्यांकन, हालांकि मैंने ये लिखा है भाषा में आकलन एवं मूल्यांकन के बिंदु क्या है, तो सीधी सीधी बात है मूल्यांकन में क्या करते हैं। आकलन एक छोटा प्रोसेस है, पर आकलन के साथ साथ कुछ और भी कर दें तो मूल्यांकन में आएगा। तो मूल्यांकन के अंतर्गत आकलन भी आ गया। कक्षा के अंदर की घटना है और कक्षा के बाहर की घटना भी आकलन है, और हमें बच्चे को कक्षा के बाहर के लिए, समाज के लिए तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे किताब से कितना सीखा है, हम ये नहीं देखेंगे कि उसका किताब से कितना उच्चारण शुद्ध हुआ है, उसका प्रवाह कैसा है, भाषा में बोलने की गति कैसी है, क्या वो रुककर तो नहीं बोलता, क्या जब वो शब्द को बोल रहा है तो उच्चारण बिल्कुल ठीक है या नहीं है, और वो जो अगर शब्द बोल रहा है तो कहाँ किस शब्द का कैसे प्रयोग करना है, ये सारा मूल्यांकन में देखा जाता है। ध्यान से सुनना। तो पहली चीज है प्रवाहिता। प्रवाहिता का मतलब ही है प्रवाह, फ्लुएंसी, ठीक है। और ये सिर्फ उच्च प्राथमिक नहीं है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर आता है। प्राथमिक कक्षा 1 to 8 मान लेना, उनमें छोटा बच्चा होगा तब भी उसकी फ्लुएंसी देखी जाएगी, बड़ा बच्चा होगा तब भी। तो देखिए, एक तो प्रवाहिता देखी जाएगी यानी प्रवाह देखा जाएगा, और दूसरी चीज है मूल्यांकन का उद्देश्य है, और दूसरी चीज है शुद्धता। शुद्धता का यहाँ मैं सहारा लूं तो यहाँ है व्याकरण, कि क्लास के दौरान जो उसे व्याकरण पढ़ाई है, क्या व्याकरण का सही सदुपयोग कर पाता है, क्या भाषा का जब वो प्रयोग कर रहा है, जब वो प्रवाह कर रहा है, क्या व्याकरण वहां सही रूप से इस्तेमाल करना है, व्याकरण को रटाना नहीं है, संदर्भ के अनुसार क्या व्याकरण का प्रयोग कर पा रहा है, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। जो सिखा गया उसे कितना वो यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये मूल्यांकन में आते हैं। और कितना सीखा है, क्या कठिनाइयां, ये तो आकलन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या है, प्रवाह, और दूसरी क्या है, शुद्धता। शुद्धता का यहाँ मैं व्याकरण ले रहा हूँ, व्याकरण के साथ दो चीज हो गई, प्रवाहिता और एक शुद्धता। पर तीसरा स्टेप लिख रखा है, प्रवाहिता और शुद्धता का क्या, संतुलन। एक तीसरी बात यह देखी जाती है कि बच्चा अगर भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ शब्दों का कर लेता है, पर जरूरी है सभी कर लेता है, तो भाषा का शुद्धता भी आई उसमें और प्रभाविता भी आई। पर क्या उन दोनों का बैलेंसेस है या नहीं है। सिर्फ प्रवाह ही आएगा तो ठीक नहीं होगी भाषा, सिर्फ शुद्धता ही आएगी तो भी ठीक नहीं होगी। हम कई बार भाषा शुद्ध तो प्रयोग करते हैं, पर धीरे धीरे बोल रहे हैं, अटक कर बोल रहे हैं, तो भाषा ठीक नहीं मानी जाती, प्रवाहिता हो। तो प्रवाहिता और शुद्धता तो है, पर उनका संतुलन भी देखा जाता है, याद रखिएगा। और चौथी चीज है कि जो भाषाई कौशल हैं, सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, क्या इसमें वो निपुण हो पाया, और यही सारी चीज प्रवाहिता को शो करती है, भाषा के प्रवाह को बताती हैं। और जब भाषा के कौशल का आकलन कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन के दौरान 3 घटनाएं देखी जाती है, इसे ध्यान रखना। जब हम चाहे सुनना देख रहे हैं, चाहे बोलना देख रहे हैं, चाहे पढ़ना देख रहे हैं, चाहे लिखना देख रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। प्रवाहिता अर्थात शुद्धता नहीं, प्रवाह, फ्लुएंसी। मैं तुमसे बोल रहा हूं डायरेक्ट, क्या उसमें एक लय है, प्रवाह है या नहीं है। प्रवाहहीनता अगर किसी में होगी, प्रवाह नहीं होगा किसी में, तो वो अटक अटक कर बोलेगा। जैसे इंग्लिश बोलते हैं हम, धीरे धीरे पटकर अटक अटक कर बोलते हैं। इंग्लिश आती नहीं इसलिए धीरे रुकावट बोलते हैं। अगर रुकावट आती कोई भाषा तो रुकावट होगी नहीं, और कहाँ रुकना है, कहाँ दौड़ना है, ये सारी प्रवाह में देखे जाते हैं। तो प्रवाह हो, उसका फ्लुएंसी के साथ हो, बिना रोके टोके वो बोले। लेकिन जब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन में तीन चीज देखी जाती है। सबसे पहले, क्या अर्थ और भाव से कोई घटना ग्रहण की जा रही है। किसी भी बात को अर्थ से प्रकट करना, और किसी भी शब्द को या वाक्य को अर्थ से ही सीखना है, तो अर्थ बहुत जरूरी है। तो अर्थ और प्रवाह के साथ सारे कौशल हैं। एक चीज और देखी जाती है अर्थ और प्रवाह के साथ, ध्यान रखना, क्या विभिन्न अर्थ और प्रवाह के साथ एक होता है मौलिक विचार। मौलिक विचार, इसे ध्यान रखना, मौलिक विचार का यहां अर्थ यह है कि टीचर ने बहुत सारी चीज सिखा दी, हमने सीख ली, और सीखते सीखते अगर कोई बच्चा अपने शब्दों में बात कर रहा है, अपनी बात में अगर कोई बात व्यक्त कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा है। बात ध्यान रखना, क्या है मौलिक विचार का मतलब है क्या बच्चे अपना विचार में उसे प्रश्न पेश कर पा रहा है। तो याद ध्यान रखना, भाषण कौशल, पठन, लेखन या श्रवण, इसमें बच्चे के मौलिक विचार देखे जाते हैं। मौलिक का मतलब है कि बच्चे ने जो सीखा है, शुद्ध उच्चारण तो करेगा, प्रवाह तो देखेगा, लेकिन कभी कभी वो बात को अपने ढंग से पेश करेगा, अपने शब्दों में, तो उसके नए विचार, रटे हुए विचार नहीं, मौलिक विचार देखे जाते हैं मूल्यांकन में, कितनी विचार अच्छे प्रकट कर रहा है वो। एक तीसरी चीज और है, मौलिक विचार के साथ साथ क्या बच्चा अपने ढंग से अपनी बात कह रहा है, या अपनी मातृभाषा में उस बात, कोई भी बात कहनी है तो क्या बच्चा अपनी मातृभाषा में कह पाता है, या बच्चा अपने ढंग से बात कह पाता है। तो ध्यान रखना, अपने ढंग से, अपनी भाषा में विचार व्यक्त करने उसे आने चाहिए, किसी भी चीज पे, चाहे वो किसी के विचार को सुनना है तो अपने ढंग से सीखे, चाहे अपने विचार को बोल रहा है तो अपनी बात को, या अपनी उच्चारण कर रहा है या बोल रहा है तो वो अपने ढंग से अपनी बात को कह पा रहा है, किसी बात को अपने ढंग से समझा पाता है, यही ज्यादा बेटर है। तो देखिए, अर्थभाव होने चाहिए, मौलिक विचार होने चाहिए, अपने ढंग से उस विचार को करना आना चाहिए, कौशल। तो हमने एक चीज देखी कि प्रवाहिता भी देखी जाएगी, शुद्धता देखी जाएगी, उनका समन्वय भी देखा जाएगा, और कौशलों का में निपुणता भी देखी जाएगी। ये सारे कक्षा के बाहर भी घटना होंगी, तो मूल्यांकन और आकलन में चलेगा। मैं तुम्हें एक चीज तरीके से और पढ़ा रहा हूं। आकलन तो मैंने बता दिया, इधर देखो,
जब हम भाषा का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन की बात कर रहा हूं, आकलन की, आकलन बता दिया। सबसे पहले प्रवाहिता और शुद्धता, और प्रवाहिता और शुद्धता की बात करूं तो मैं, ये है व्याकरण का हिस्सा, व्याकरण का सही प्रयोग कर रहा है तो शुद्धता आ जाएगी। और प्रभाव फ्लुएंसी के साथ है। इन तीनों में एक घटना दिखी जाती है, अर्थ और भाव के साथ बात प्रकट की जा रही है, बच्चे के अपने मौलिक विचारों द्वारा प्रकट कर रही है, और अपने शब्दों में व्यक्त अगर कर पा रहा है तो उसकी भाषा सही है। ये तीनों चीजें देखी जाती है। फिर प्रवाहिता और शुद्धता का संतुलन देखा जाता है, समन्वय। और फिर है भाषा कौशल, और चार है भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसमें क्या, उन बातों में अर्थ की प्रवाहिता है कि प्रवाह तो है पर अर्थ के साथ निकल रही है, अर्थ पहले देखा जाएगा, मौलिक विचार देखे जाएंगे उस प्रवाहिता में। विभिन्न संदर्भों में विचार प्रकट करने आने चाहिए बच्चे को, कि बात अगर प्रकट की जा रही तो कई संदर्भों में पेश कर दे उस बात को। अगर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग चल रहा है तो ज्यादा बेटर है। और आंखों देखी घटना का उसे अपने शब्दों में वर्णन करना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी घटना देखी उसने बाहर समाज में, और उसे वो लिखकर भी बता दे, उसे वो बोलकर भी बता दे। ये आंखों देखी घटना का वर्णन प्रवाह के साथ होना जरूरी है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं बालक रटी हुई ना बात करे। रटी हुई तो कई बार तो बच्चा रट के करेगा तो कैसे जांच लोगे? अगर भाषा अपने शब्दों में पेश कर रहा है तो नंबर उसे ही दिए जाएंगे। देखिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं 8th क्लास में था और मैंने एक करेक्टर पढ़ा, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, कि राणा प्रताप की एक नौकरानी थी और राणा प्रताप का एक बेटा था। जब राणा प्रताप अकबर से लड़ने गए तो बाहर निर्वासित होकर हरा दिया था अकबर ने, तो बाद में उनके बेटे की जान लेनी चाहिए मुस्लिम लोगों ने। तो धायमाम, हाँ, एक उनकी नौकरानी थी, उन्होंने अपने बेटे को तो की आहुति दे दी और राणा के बेटे को बचा लिया, राणा प्रताप के बेटे को। तो यहाँ एक प्रश्न था कि आप उस नौकरानी का चरित्र चित्रण वर्णन करें। और अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है चित्रण बहुत ज्यादा है, और किताब में ये लिखा था कि उन्होंने उसके बेटे को बचाया, ये उसके चरित्र चित्रण की बहुत अच्छी व्याख्या की। पर अगर मैं मौलिक विचार अपने दूंगा तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि चरित्र चित्रण तो उनका अच्छा था, लेकिन अपने बेटे की आहुति दे दी तो मात्र चित्रण तो बेकार हो गया, मात्र तत्व कहाँ चला गया। और अगर बच्चा इस तरह से लिखे तो प्रभाविता तो है, मूल्यांकन तो बेहतर है, लेकिन कई बार टीचर नंबर काट लेगा। ये तो कक्षा के दौरान जो सिखाई वही करो, और नंबर काटे जा रहे तो उसने गड़बड़ कर दी। ध्यान रखना, अर्थ के साथ तो हो पर विभिन्न संदर्भों के साथ बात हो। बात तुलनात्मक तौर पर अगर बच्चा कर रहा है तो उसकी भाषा सही मानी जाएगी। तो तुम इतना ध्यान रखना, उसमें अगर ये चीज जा रही है तो ये आकलन होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को या नहीं? तो फिर सुन लो, मूल्यांकन के दौरान ये होगी और मैं प्रश्न देने जा रहा हूं, बस इससे ज्यादा नहीं है। एक चीज और देख लो, अभी एक चीज और देख लो इसमें, इसे ऐसे ही पढ़ोगे। आगे मैं कर रहा हूं, इसमें आगे है आकलन एवं मूल्यांकन के तरीके या विधियां। जब हम बच्चों का आकलन करें तो किस तरह से करें। मैं सिर्फ हिंदी भाषा के तौर पे बता रहा हूं और नई तरीके से बता रहा हूं, जबकि कई लोग इसमें पोर्टफोलियो, जांच आलेख, अरे सीडीबी का पार्ट नहीं है, भाषा का जांच कर रहा हूं। अगर मैं टीचर हूं, अब मैं कैसे जाऊंगा? मैं 3 तरीके से भाषा को चेक कर सकता हूं। एक तो है मौखिक परीक्षा द्वारा, मैं ओरल टेस्ट लूंगा और बच्चे की भाषा जान लूंगा। पर ओरल टेस्ट के दौरान आकलन किया जाएगा कक्षा का। अगर मैं किताबी चीजें पूछूं तो आकलन कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं मौखिक परीक्षा द्वारा बच्चे से कहूं चलिए अपने शब्दों में इस विद्यालय पे एक निबंध लिखिए, तो रट कर ना करके अपने मौलिक विचार पेश करेगा तो उसका मूल्यांकन हो रहा है कि कितनी उसमें भाषा आई है। ध्यान रखना। तो मौखिक परीक्षा द्वारा भी आकलन और मूल्यांकन हो सकता है, और लिखित परीक्षा भी, रिटन टेस्ट द्वारा भी मूल्यांकन हो सकता है। और कभी कभी एक तरीका और रखते हैं हम, अवलोकन, ऑब्जर्व करके भी बच्चे की भाषा का आकलन कर सकते हैं कि बच्चा समाज में भाषा बोल रहा है, हम दूर से खड़े हुए देख सकते हैं अरे इसकी भाषा अच्छी है या खराब है और कहाँ शुद्धता है, और फिर हम उसकी शुद्धता पर काम करेंगे तो मूल्यांकन का प्रोसेस में आ जाएगा। देखिए सुनिए कभी, तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं मौखिक परीक्षा की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले तो देख लीजिए 3 तरीके से होगा। यह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है क्या? आकलन। हाँ सुनो, अगर मैं तरीके लूं, आकलन तो पाठ्य पुस्तक, सुनिए, अगर मैं आकलन और मूल्यांकन दोनों ही कर रहा हूं तो आप याद ध्यान रखना, सिर्फ मूल्यांकन की बात कर रहा हूं, तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों द्वारा ना हो। जब हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं या आकलन भी कर रहे हैं तो आकलन के दौरान भी ये ना रखें कि आप पाठ्य पुस्तक में जो तथ्य हैं सिर्फ उस पर ही प्रश्न हो। और अगर पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर प्रश्न कर रहे हैं आप, तो बच्चा उसमें से पाठ पढ़ेगा और शायद उसने रटी हुई चीजों का आकलन कर रहे हो आप, पर वो योग्य कितना बना इसका आकलन नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये लिखा है कि जब आप आकलन और मूल्यांकन करें बच्चों का, तो यह पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों पर आधारित ना हो, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर आधारित होगा तो वो बालक की केवल स्मृति, उसकी याद, उसकी मेमोरी को ही जांचेगा कि कितना उसने कंठस्थ किया है। जबकि आकलन और मूल्यांकन के लिए नए तरीकों, नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि प्रश्न ऐसा हो कि बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाए, ऐसा ना हो। अब कौन कौन से वो तकनीकें हैं, देखिए। सबसे पहली घटना मौखिक, पहले मैं मौखिक बता रहा हूं कि पूछकर, बोलकर प्रश्न पूछो और बच्चा सुनेगा फिर उसका उत्तर देगा। मौखिक परीक्षा ली जा रही, ओरल टेस्ट लिया रहा है। तो देखिए सिर्फ औपचारिक ही प्रश्न ना हो, क्या हो? अनौपचारिक चर्चाएं, अनौपचारिक प्रश्न हो। औपचारिक प्रश्न वो होते हैं जो हम किताबें पढ़ा रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो किताब में, जैसे बताओ हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा, और ये किताब में पढ़ के बताएगा। प्रश्न ऐसे भी हो, ऐसे प्रश्न तो कई बार रटने की बात करेंगे। प्रश्न ऐसे हो जो अनौपचारिक की बात हो। अनौपचारिक क्या होती है कि जो कक्षा से संबंधित ना हो,
अरे औपचारिक तो एक विद्यालय है, विद्यालय में जितनी पाठ्यक्रम चीजें कुछ औपचारिक घटनाएं वो हैं जो निश्चित लोगों द्वारा कुछ निश्चित बात बताई जाए। अनौपचारिक वो है कि जैसे घर, विद्यालय, सिनेमा घर, उसमें जितने बच्चे आपस में बात करते हैं तो अर्थ से भाषा बोल रहे होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रश्न हों। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं कहूं हामिद की जगह अगर तुम होगे तो इस देश के लिए क्या करोगे, ये अनौपचारिक प्रश्न हो गया। यहां बच्चा रट के नहीं बताएगा, अपनी बात को अपने तरीके से ढंग से करेगा। तो प्रश्न ऐसे हों अगर पूछे जा रहे हैं, औपचारिक हो बहुत बढ़िया, पर ज्यादातर औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के प्रश्न रखे जाएं, जिससे बच्चे की भाषा का सही आकलन हो सके। बात ध्यान रखना। अनौपचारिक प्रश्न ये हुआ कि मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें ये सारा पढ़ा रहा हूं, रट रहे हो, पर अगर मैं कहूं एक प्रश्न ऐसा दे दूं कि अगर तुम सही शिक्षक बनोगे तो बच्चों में क्या क्या बदलाव करोगे, तो रटी हुई चीज ना बताकर अपने ढंग से अगर बताओगे तो ये अनौपचारिक प्रश्न है। और क्यों बताया जाए, किस लिए बताया जाए, अगर इस तरह के प्रश्न तो ये भी अनौपचारिक है। याद रखना इसे, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका यह है कि प्रश्न के उत्तर कराना। प्रश्न के उत्तर कराने का मतलब है कि जब आप प्रश्न के उत्तर बच्चा दे तो वो उसे अपनी बात, देखिए मैं यहां सारे पॉइंट में मैंने ये बताया कि अगर कोई बच्चा प्रश्नों का उत्तर कर रहा है तो प्रश्न के उत्तर रटे ना हो। कैसे हो, बालक उसे अपने शब्दों में कहे, बालक अपनी मातृभाषा में कह सकता है उस प्रश्न को, या अपने मौलिक विचारों द्वारा प्रकट कर सकता है, या विभिन्न संदर्भों में व्यक्त करे। एक चीज मैं यहां जोड़ दूंगा, अगर वो विभिन्न संदर्भों में अपनी बात कर रहा है, विभिन्न संदर्भ में अपनी बात करता है तो ज्यादा सही माना जाता है। तो प्रश्नों के उत्तर उससे बुलवा सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चे के अपने भाव हों, अपने विचार हों। कई बार एक तरीका और है, आप पाठ पढ़ा दो फिर कहो आप इस पे प्रश्न बनाइए। प्रश्न बच्चा तब बनाएगा जब पाठ को अच्छे से सीख लेगा, और प्रश्न बच्चा देखकर नहीं बना रहा, अपने अर्थ से बना पाएगा। तो जब भी कभी प्रश्नों का निर्माण करवा रहे हैं बच्चों के द्वारा तो ये और भी घटना होती है, और प्रश्नों के निर्माण में बालक के अपने शब्दों में प्रश्न हो, अपनी मातृभाषा में हो, मौलिक विचारों पर आधारित हो, ये ध्यान रखना है। कहानी कथन, कहानी कहवाइए उससे, कि अगर कुछ पढ़ा दिया है कि एक स्टोरी में इसे बताइए तो बच्चा उसे अपने शब्दों में कहे। कहानी कथन भी काम करता है, कई बार नाटक मंचन भी काम करता है। एक बच्चा नाटक को मंचन के द्वारा एक्ट करके बताएगा तो पूरी क्षमता से बताएगा, अपनी पूरी एक्टिंग लगा देगा उसमें, और इसमें भी ये सारी घटनाएं होनी निश्चित है। और देखी और सुनी बात का वर्णन अगर बच्चा कर रहा है तो वो अपने शब्दों में करना चाहिए, ना कि रटी हुई बात में। कोई देख ली घटना, उसका बच्चा अपने ढंग से पेश करेगा तो ज्यादा सही है। तो ध्यान रखना, प्रश्न इस तरह से हो या बच्चे के उत्तर इस तरह से हो जिसे बच्चा अपने ढंग से पेश करेगा। तो मैंने बिल्कुल नए तरीके से मूल्यांकन, पहले इससे पहले मैंने रटी हुई चीजें इससे पढ़ाया, लेकिन आज मैंने थोड़े से नोट से बनाए। ध्यान रखना, मेरी बात समझ में आ रही होगी, बस प्रश्न ला रहा हूं। एक लिखित परीक्षा का बता रहा हूं, सुन लो भाई। लिखित परीक्षा पे प्रश्न आया, जब तुम लिखित टेस्ट से, रिटन टेस्ट से बच्चों का आकलन करोगे या मूल्यांकन करोगे तो सबसे पहले श्रुत लेख कर सकते हैं। पर श्रुत लेख में ऐसा लगता है मैंने एक शब्द बोला बच्चे ने लिख लिया, पर रटे हुए ना हो, उच्चारण भी ठीक होने चाहिए उसका, और उस जो चीज मैं शब्द लिख रहा हूं उसकी समझ भी हो। यानी श्रुत लेख समझ पर आधारित हो, समझ पर, अगर समझ वर्ड कभी आएगा तो ज्यादा बेटर होगा, समझ पर आधारित हो, और समझ कर वो उस बात को लिखे, और कम शब्दों में समझ पर आधारित हो। इस चीज को ध्यान रखोगे आप, समझ पर आधारित हो। तो एक निचोड़ सा मैंने बताया तुम्हें, ये ध्यान रखना है। प्रश्न बस खत्म कर रहा हूं, टेस्ट लूंगा मैं। एक होता है क्लोज परीक्षण, इसे एक नाम से हिंदी में जानते हैं आपूर्ति परीक्षण। ये लिखने वाली टेस्ट है सारे, श्रुत लेख लिखवाएंगे। और क्लोज टेस्ट कैसे होता है, आपूर्ति 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 परीक्षण कहते हैं। इंग्लिश में तुमने सुना होगा क्लोज परीक्षण। क्लोज परीक्षण में क्या होता है कि बच्चों को एक गद्यांश दे दिया जाता है, एक पैसेज उठा दिया जाता है वहां से, और लाइन लिखी हुई है और बीच में से रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। जैसे पूरी लाइन, एक लाइन छोड़, एक शब्द हटा दिया, फिर एक शब्द हटा दिया, फिर एक शब्द बैठा दिया, फिर एक शब्द, ऐसे करके रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, और बच्चा पाठ पढ़कर या अपनी समझ के द्वारा इसे भरता है। इसे कहते हैं क्लोज परीक्षण। इससे भी बच्चे की समझ, बच्चे की योग्यता, बच्चे के मौलिक विचार चेक कर लिए जाते हैं। बात ध्यान रखना। तो क्लोज टेस्ट से भी करते हैं। कई बार कहानी को अपनी मातृभाषा में अगर बच्चा व्यक्त कर रहा है, किसी भी कहानी को, चाहे वो एक पाठ में दी गई है और रटी हुई ना बताकर वो अपने ढंग से उसे पेश कर रहा है, तो ज्यादा बेटर माना जाता है। प्रश्नों का निर्माण विभिन्न संदर्भों में करना आना चाहिए, लिखकर। ये बोलकर भी होता है और लिखकर भी अलग घटना है। अगर कोई बच्चा विभिन्न संदर्भों में एक प्रश्न को बना सकता है, तरह से बताइए, इसे याद रखना है। प्रवाहिता का तीसरा बिंदु 2 बार बोला, समझ में नहीं आया, हे भगवान। चलो मैं दिखा देता हूं, सुनो। ये मैंने खत्म कर दिया भाई, देखो यहां ये लिखा प्रवाहिता। प्रवाहिता माने प्रवाह, भाषा में कितनी फ्लुएंसी है, अटक के तो नहीं पड़ रहा, फ्लुएंसी। और दूसरा शुद्धता। पर देखिए सिर्फ प्रवाह ही नहीं देखा जाएगा, क्या देखी जाएगी, शुद्धता। और शुद्धता का बैलेंस होना चाहिए इन दोनों में। शुद्धता, दोनों में संतुलन हो। संतुलन का मतलब है
से भी हम पूरा मूल्यांकन कर पाते हैं। मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैंने अपनी बात कह दी। ये नोट्स तो मैं भेजूंगा ही आपको। अब एक टेस्ट दीजिए, छोटा सा एक टेस्ट लिया, बड़ा आसान सा है। मैं इसके साथ ही प्रश्न लाया हूं, दीजिए। 18-19 प्रश्न है, बताइएगा। और मूल्यांकन पे प्रश्न जो आए हैं, और ऐसा मत सोचिएगा मैंने आसान लाया हूं, इस तरह के प्रश्न। चलिए भाई, और यहां प्रश्न आ गया, आप इसे छोड़िएगा। यहां आ गया मूल्यांकन पर प्रश्न, मूल्यांकन पे ज्यादा आएंगे, आकलन पर कर मूल्यांकन पे ज्यादा आएंगे। भाषा के और वर्ड आ गया सतत और व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन मैंने बता दिया रचनात्मक और योगात्मक दोनों, पर मूल्यांकन सतत और व्यापक का मतलब है लगातार, क्लास के अंदर ही नहीं क्लास के बाहर भी हो, और जब चाहे टीचर मूल्यांकन कर सकता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ते पढ़ते पूछ लूंगा। अगर बच्चा की बात जब बोलेगा तो हम ये नहीं जान सकते कितनी योग्यता है उसमें, कितना क्या शब्दों का अच्छा चयन है या नहीं है, क्योंकि शिक्षक तो निपुण ही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अपनाना। सिर्फ मूल्यांकन में आकलन ही नहीं किया जाता, आकलन करने के बाद उसके लिए समुचित प्रक्रिया तैयार करना कि हाँ अब ठीक होगा, वो निपुण होगा, ये भी देखा जाता है। तो ये होगा, या अगली कक्षा में उसे डाल देना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना कि भाई अगली क्लास में जाएगा, अब मैं कुछ और इकट्ठा करूं। ये उद्देश्य है। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, त्रुटियों की पहचान तो सिर्फ आकलन में की जाएगी, उसको दूर भी तो करना है, दूर तो मूल्यांकन में किया जाएगा। और मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्वाह करना, बताइए क्या लगाओगे? डी दे रहे हैं कई लोग, ठीक से पढ़ो इसे, ठीक से पढ़ो। मूल्यांकन का सही, तारा ने कहा है मूल्यांकन की परवाह। अच्छा बताओ, मूल्यांकन की परंपरा इसलिए निर्वाह करें उसे, परंपरा सिर्फ ये कि मूल्यांकन करना इसलिए करें, या कहीं ना कहीं मूल्यांकन का असली उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर, कि बच्चा सीखता कैसे है उसकी प्रक्रिया को समझकर उसका उपयुक्त शिक्षण अपनाना, कि क्या उसके लिए शिक्षण रखें। इसका उत्तर डी नहीं है बच्चे, इसका उत्तर है ए। मुझे लगता है तुम समझ ही नहीं पाए मेरी बात। मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा कितना सीखा है, मतलब मूल्यांकन देखिए सिर्फ बच्चों का ही नहीं होता, टीचर का भी हो जाएगा। मूल्यांकन क्यों बनाया गया? ये नहीं कि बच्चा कितना सीखा है, मूल्यांकन इसलिए भी अपनाया गया कि जो शिक्षण प्रक्रिया है सारी, ये कैसे ठीक हो। टीचर क्या ठीक भी पढ़ा रहा है, इसका भी तो आज आकलन हो जाता है, इसका भी तो मूल्यांकन हो जाता है। सीधी सीधी बातें। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अपनाना ही मूल्यांकन है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उत्तर है ए। तुमने क्या लगाया? ए लगाया है। समझ में आ रही बात? चलो अभी तो और प्रश्न दो, एक ठीक से पहचानो इसे सही से। दूसरा बताओ, दोबारा पढ़ो। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कभी आकलन आ जाए और मूल्यांकन आ जाए तो बच्चे के अर्थ और प्रवाह को तो देखा ही जाएगा, ये बात ध्यान रखना। सुलेख देखा जाएगा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित ही प्रश्न देखे जाएंगे, या विविध अर्थ वाले प्रश्न को पूछना, या सुलेख, क्या लगाओगे? ध्यान रखना, चाहे आकलन हो चाहे मूल्यांकन हो, ज्यादातर ऐसा नहीं है कि बच्चे की भाषा का आकलन ही कर रहे हैं, वो पूरे अर्थ से भी प्रकट हो, ये भी आकलन का उद्देश्य हो, पर कक्षा के दौरान जो हो रहा है। इसे बताइए क्या लगाओगे? क्या आकलन के दौरान सबसे अच्छा तत्व कौन सा? कि बच्चे का तुम आकलन कर रहे हो, टीचर हो, तो उसके लिए कुछ, भाई आकलन का मतलब, मूल्यांकन का मतलब है कि कितनी उपलब्धि की और उसमें क्या और योग्यता पेश कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आकलन में भी तो पूरी निपुणता देखी जाएगी, पूरा अर्थ देखा जाएगा, तभी तो आकलन कर पाओगे आप। आकलन भी बड़ी छोटी चीज थोड़ी ना है, पर आकलन के बाद जो और निर्णय लिए जाते हैं निपुण बनाने के लिए, वो मूल्यांकन में चलेगा। तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं है, बिना अर्थ के तो कोई भाषा ही नहीं है। देखिए सुलेख छोटापन दिख रहा है, हालांकि आकलन में किया जाता है। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, कि भाषा कैसे बनी है उस पर आधारित प्रश्न हो तो रटे हुए से नजर आएंगे, ये भी तो अर्थ पे, पर विभिन्न अर्थ वाले प्रश्न पूछना, तभी तो बच्चा समझ में आएगा। ठीक है, बी यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ बच्चों को इसका मतलब भी समझ में नहीं आया। सुनो, आकलन को ये मत मानो कि आकलन में तो देखिए कितना सीखा ये भी देखा जाएगा, पर आकलन में भी तो बच्चा अर्थ से बात प्रकट करे, रटी हुई थोड़ी ना हो, अर्थ से तो बात प्रकट करेगा नहीं करेगा, बात तो सही कहेगा नहीं कहेगा। तो ध्यान रखना, अगर मुझसे आकलन भी करवाएंगे तो आकलन के भी लिए भी विभिन्न अर्थ वाले प्रश्न को पूछना है। देखिए भाई, आकलन और मूल्यांकन एक संदर्भ में ही रखे जाते हैं, पर अंतर यह है कि आकलन के अंदर सिर्फ कक्षा के अंदर की घटनाएं ही देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिना अर्थ से पेश होगी। अरे आकलन कर रहे हो तो पढ़ा दिया तुमने, तो आकलन करना तो अर्थ से तो पेश करेगा ही करेगा, पर मूल्यांकन में आकलन तक तो क्रिया चलती है, पर आकलन के दौरान क्या सुधारा जाए, अगर कमी होगी तो उसे भी सुधारा जाएगा, उसको पूरे अंक दिए जाएंगे कि आप इतने स्तर तक हो। सारी चीज बताना, अभिभावकों से परामर्श करना भी मूल्यांकन में चला जाता है। आकलन तो केवल बच्चे है उसकी प्रक्रिया का ही हो रहा है, तो आंसर तो सी होगा, बिना अर्थ के आकलन भी नहीं होगा। इस बात को समझ लेना। कैसे लगा दिया तुमने भाषा संरचना पर आधारित प्रश्न, कि जो भाषा संरचना बनी उसी पर आधारित प्रश्न हो, तो फिर तो रटा हुआ है, फिर तो बच्चा रट के बता देगा। आकलन में भी रटना ही नहीं है, रटने के साथ साथ उसका अर्थ भी तो आकलन में होगा या नहीं होगा। तो अरे निदान तो है ही, कठिनाई तो है ही, कितना कम समझ में आया। तो आंसर है सी। तो मूल्यांकन और आकलन को एक संदर्भ में रखना, ठीक है, एक ही संदर्भ में रखोगे आप। मैं कई बार आकलन और मूल्यांकन अलग नहीं बताता हूं, पर छोटा सा अंतर बताया मैंने उसमें। चलिए बताइए, गृह कार्य के बारे में उचित, ये मैंने ऐसे ही प्रश्न डाल दिया, ये तीसरा प्रश्न है, अभी तो तीसरा है, चलो करो। गृह कार्य के बारे में उचित कथन कौन सा है? अगर आप होमवर्क देने लगे बच्चों को, ये मैंने शिक्षण सहायक सामग्री पर बना दिया है प्रश्न। आपका मैसेज आ रहा है जयदेव, फिर सुन लो, आकलन और मूल्यांकन पूरे अर्थ से, पूरी प्रभा के साथ होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं आकलन से बड़ा स्टेप मूल्यांकन होता है, क्योंकि मूल्यांकन में हम टीचर सिर्फ आकलन ही नहीं करते हैं, आकलन के बाद जो प्रक्रिया और देनी है उसे समझना है, वो मूल्यांकन में चला जाता है।
ठीक है ना। चलिए, आप यूं कह सकते हैं आकलन का एक बड़ा पार्ट मूल्यांकन है, पर अंतर है फिर भी थोड़ा बहुत, मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, जबकि दोनों लोग एक ही संदर्भ में उसे लेते थे। चलिए इसका बताइए, गलत ना हो ये। क्लियर क्लियर है रेखा, समझ में आ रही मेरी बात। फिर सुन लो, आकलन मूल्यांकन में ये नहीं लगाओगे कि वो अर्थ से ना हो। अरे अर्थ से जब तुम पढ़ा दोगे तभी तो आकलन कर पाओगे, और पढ़ाए तो अर्थ से होगा तुमने, तो बच्चा भी अर्थ से पेश करेगा। अर्थ वाली चीज पहले रखोगे, बच्चे के मौलिक विचार हमेशा पहले रखोगे। चलिए, पर उसमें और सुधार करना है तो उसमें जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। तो आंसर है सी, कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए होमवर्क क्यों देते हैं हम, उसके लिए उचित कथन क्या है, क्या गृह कार्य देना अति आवश्यक है? ऐसा जरूरी नहीं है, अगर गृह कार्य भी ना दिया जाए तो भी पढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने में उत्तम करता है कि गृह कार्य जो पेरेंट्स होते हैं उनको बिजी करने के लिए दिया जाता है? नहीं, कि वो उनको उसका बच्चे का काम करेंगे, तो इसलिए भी नहीं है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य होना चाहिए, जितना बच्चा उस हिसाब से काम दो, फिर वो पूरे अर्थ से करेगा, और ज्यादा काम दोगे तो बिगाड़ देगा, तो अर्थ तो करेगा ही करेगा। तो आंसर है सी। एक और बताओ, अब है फोर्थ प्रश्न, वो तीसरा था। चलिए बताइए, बच्चों के भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन मूल्यांकन एक ही संदर्भ में रखना के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक हैं? कौन से प्रश्न दिए जाएं जिससे बच्चे की भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन अच्छे से हो सके? बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, विभिन्न संदर्भों से युक्त प्रश्न, उपयुक्त सभी, या सारांश प्रस्तुत करना। कि बहुत बड़ा पैसेज है और बच्चा इसे सारांश शॉर्ट में कर रहा है तो पूरे अर्थ से कर रहा है। तो मूल्यांकन और आकलन अंतर नहीं करना है। आकलन एक छोटी प्रक्रिया है जो अर्थ से ही चलनी है, पर मूल्यांकन में आकलन के साथ साथ कुछ और भी आ जाता है, ये मानकर चलना है। दोनों ही एक प्रोसेस, और जब भी आकलन आए तो उसे मूल्यांकन को आधार मानकर ही आपको प्रश्न करना है। मूल्यांकन एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें हम सुधार भी करना है, हमें सारी रिजल्ट देनी है, हमें कौन सी टीचिंग एड इस्तेमाल करनी है ये भी देखना होता है, जबकि आकलन का एक बस बच्चे तक लेवल रहता है। तो मुझे लगता है जिसने ये लगाया, ये वाला ऑप्शन, इसे सी मान लेना यहाँ, वो ठीक है, सही है। जिसने फोर्थ का ये दिया है सही है। पता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो इससे भी मूल्यांकन आकलन किया जा सकता है, विभिन्न संदर्भ युक्त प्रश्न तो ये और भी ज्यादा अच्छा है, ये भी कर सकता है, और सारांश अगर बच्चा निकाल रहा है तो और भी अच्छा है। ये तो सारे प्रश्न चले जाएंगे। तो उपयुक्त सभी बेटर है इसमें, उपयुक्त सभी, डी नहीं लगाओ। सारांश क्यों? विभिन्न संदर्भों में अगर कोई बच्चा अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है कि ऐसे भी कह सकता हूं ऐसे भी, तो ज्यादा अच्छी है। तो ये सभी ठीक है, सिर्फ सारांश न लगाओ आप, उपयुक्त सभी जाएगा, उपयुक्त सभी जाएगा। एक और प्रश्न बताओ, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ने की, बच्चा पढ़ने में निपुण हो गया है, उसका मूल्यांकन कर रहे हो, कैसे करोगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछो, कि जो पढ़ी गई सामग्री है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछो। पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएं। अगर कोई बच्चे ने पढ़ रखे बाद और उस पर प्रश्न बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। पुस्तक के किसी भी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएं, या बच्चों को जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उसका सही उच्चारण जान सके। मुझे तो लगता है वैसे तो ठीक ही है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें कौन सा है? बी। किसी बच्चे ने दिया है क्या बी? वैसे कई लोग डी भी दे देंगे बड़े ऑप्शंस को देख के, कई लोग बड़े ऑप्शंस को बी करके देख लेते हैं। अच्छा, पाठ्य पुस्तक की कविता की लाइनें पढ़ाएंगे तो क्या बच्चा रटी हुई बात नहीं बोलेगा? रटी हुई तो हटानी है। हमेशा बच्चे को अर्थ से उसके विचार पहले देखा जाएंगे, उसकी बात को पहले देखा जाएगा। पर अगर कोई बच्चा पढ़कर प्रश्न बना रहा है, कोई बच्चा अगर प्रश्न बना रहा है तो ज्यादा सही है। पढ़ी गई सामग्री पर अगर प्रश्न बनाएगा तो प्रश्न तो तब बनाएगा जब उस कहानी को पूरी तरीके से समझ लेगा, और कोई घटना समझ से आ गई बच्चे को, उस पर अपने विचार और प्रश्न तो अपने विचार के द्वारा व्यक्त करेगा वो। तो पढ़ी गई सामग्री का मुझे नहीं लगता तुम लोग कर पाए, तुम्हें ये टॉपिक ही नहीं आया लगता है। तुम इसे समझ पाए? पहले तो मुझे बताइए, क्या ये टॉपिक तुम्हें क्लियर हुआ या दोबारा समझाऊं मैं? प्रश्न अगर 5 में भी तुम गड़बड़ करोगे, और ये तो मैं आसान प्रश्न लाया, इनमें फंस रहे हो आप। मूल्यांकन आकलन को एक संदर्भ में देखिए। सबसे पहले, आकलन सिर्फ पढ़ाई लिखाई कक्षा या पाठ्यचर्या तक सीमित है, और वो भी अर्थ से होनी चाहिए। बिना अर्थ करेगा तो बेकार है, रटा हुआ थोड़ा ना है। लेकिन मूल्यांकन उसमें सुधार भी चला जाता है। अगर कुछ दिक्कतें आती तो उसे सुधारा कैसे जाएगा, कौन सी टीचिंग एड इस्तेमाल की जाएगी, शिक्षक अब क्या क्या नीतियां अपना लेगा, ये सारी मूल्यांकन में चली जाती है। ठीक है या नहीं है? तुमने सीडीपी में मूल्यांकन कैसे पढ़ा है? हाँ जरा बताइए। तो आंसर है ये, करेंगे आप देखकर, मुझे लग रहा है और प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जरा बताइए इस बार गलती ना हो। निम्नलिखित में से बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन कर रहा है, चाहे आकलन लिखा हो चाहे मूल्यांकन लिखा हो, वो अर्थ सही होगा, पर आकलन थोड़ी बड़ी प्रोसेस है। मुझे बताइए आकलन का उचित तरीका क्या है? क्या संज्ञा के 2 शब्द उदाहरण पूछ लो, क्या संज्ञा की परिभाषा को पूरा करके पूछ लो, क्या संज्ञा को परिभाषित करा लो, या बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा के शब्दों का बच्चा प्रयोग कैसे कर रहा है? प्रयोग माने प्रवाहिता, भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है? एक कहानी लिखना, और वो कहानी लिखेगा, तो बताना कौन सा अच्छा है, जो सबसे बेटर होगा, जो बच्चों को ज्यादा अर्थ के साथ दिखाएगा। तुम ये मत करो कि मूल्यांकन अलग हो या आकलन। असेसमेंट और एवेल्युएशन एक ही घटना मानी जाती है, पर असेसमेंट छोटा रूप है, मूल्यांकन उससे बड़ी घटना है। आजकल हम मूल्यांकन का यूज करते हैं। नहीं समझ में आया इसका उत्तर बताओ। चलो मैं करूंगा आज अच्छे से पढ़ना। चलो बताओ। क्या बी उत्तर है?
है या नहीं है? चलो आगे चलो, अगला कैसे बताओ। सुनो, बच्चों के लेखन कौशल का क्या करना है? मूल्यांकन। अरे मूल्यांकन आना है, आंकलन आना है, एक ही बात है। पर मूल्यांकन आए तो आंकलन तो अर्थ से करना है, पर उसमें सुधार की भी बात आनी चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए। बताओ, बच्चों के लेखन कौशल, इस बार लिखने के कौशल का आंकलन करना है, तो कौन सी विधि बेहतर है? सुंदर लेख का अभ्यास। अभ्यास नेगेटिव वर्ड होता है, जब अभ्यास आए तो गलत हो सकता है। रटने की बात कर रहा है, सुंदर लेख का अभ्यास, श्रुत लेख, या अपने अनुभवों को लिखना। और बच्चा अपने अनुभव लिखेगा तो अपनी बात पेश करेगा, अपनी भाषा में पेश करेगा, अपनी भाषा में व्यक्त करेगा। और पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखवाने तो गलत होगा, पाठ पे आधारित प्रश्न का उत्तर लिखना तो रटने रट कर भी करेगा। कहीं ना कहीं उत्तर सी है या नहीं है? सी उत्तर है या नहीं है? दे पाए तुम? बताओ, सही से पढ़ो। अरे कौन सी बेहतर विधि है, श्रुत लेख या अपने अनुभवों को लिखना? नहीं कर पा रहे उसे भी। बी रेखा ने लगाया, कैसे? अच्छा, 6th का बी लगाया था, 7th का है सी। आगे बढ़ता हूं, अगला बताओ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं कि क्लास। फिर बताओ, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे का आकलन भी करना है और उसमें सुधार भी करना है। और बच्चे में ही सुधार नहीं करना, पूरी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। किससे? टीचिंग एड्स भी पता लग जाए, सारी चीज घटना हो जाए, बच्चा भी शुद्ध हो जाए। बताइए, जहां केवल आएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक पक्ष की बात करता है। केवल यह जानना कि बच्चों ने क्या कितना सीखा है तो बस थोड़ा बहुत ही जानकारी है। बच्चों को उत्तीर्ण और उत्तीर्ण श्रेणी में रखना कि पास हुआ या फेल हुआ, इसमें ही रखना। या बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना, कैसे बच्चा सीखता है, बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं, ये मूल्यांकन से पता लगता है कि अरे ऐसे सीखता है, ऐसे सीखता है। या के, तो मुझे लगता है सी, केवल जिसमें आएगा वो तो नेगेटिव वर्ड है। लगाया तुमने ये भी? 8वें का पूजा, 7वें का सी था। देखो सुनो, 7वें का आंसर भी सी था, ठीक कर लेना अपने। और 8वें का भी उत्तर क्या है? सी। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और उसे समझना। क्लियर है? समझ में आई? समझना भी तो है। 9वां प्रश्न बताओ, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? बताओ, मूल्यांकन कर रहे हो, व्याकरण नियमों को, काव्य सौंदर्य को, सीखने की क्षमता के आकलन को, या निबंध लिखने को? बताओ, सीखने की क्षमता का आकलन बताइए किसे रखोगे? व्याकरण नियमों को, काव्य सौंदर्य को, निबंध लिखने को, या सीखने की क्षमता को? करिए। देखिए, जो एक पक्ष की बात करता है वो आंसर नहीं है। सिर्फ व्याकरण ही सही करनी है तो प्रभावित है तो सही करनी है। जो एक पक्ष की बात कर रहा है वो आंसर नहीं है। काव्य सौंदर्य को, सिर्फ काव्य के सौंदर्य सीखेगा बच्चा तो निबंध कैसे सीखेगा? पर जो भी बच्चा सीखेगा उसका आकलन करना है, ये रखा जाएगा मूल्यांकन के अंदर। आकलन तो रखा जाएगा पर उसमें सुधार भी लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब डी लगा दिया, निबंध लिखने की योग्यता। अरे तुम नहीं समझ पाए। अरे जो एक निबंध ही लिखेगा बच्चा, बस निबंध में लिखने में योग्यता, कहानी नहीं लिखेगा, कविता नहीं लिखेगा, इससे तो बच्चा रटा हुआ सीख गया कि निबंध ही लिख सकता है। बस जितना सीखेगा वो उसका असली में आकलन मूल्यांकन में रखा जाएगा। आंसर जाएगा सी। नहीं बता पा रहे आप समझ ही नहीं पाए क्या चीज है। दूसरा बताइए, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे डरना नहीं है। मूल्यांकन करना है पर हमेशा कभी भी, सतत माने लगातार, अब कर लो, बाद में कर लो, अंत में कर लो, और व्यापक माने बड़ा हो। मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर ज्यादा ध्यान रखेंगे? शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, शुद्ध उच्चारण पर, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर? बताइए, जल्दी बताओ। कुछ समझ में आ रहा है मूल्यांकन? मुझे ये लगा था कि शायद आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा अंतर कर दूं, पर मूल्यांकन पूरे अर्थ पे जाता है। पर मूल्यांकन के बाद की घटनाएं भी, आकलन पूरे अर्थ पे जाएगा, बिना अर्थ के नहीं जाएगा। पर आकलन के बाद की घटना सुधार करना है तो वो मूल्यांकन में रखा जाएगा। हाँ बेटा, करा नहीं है इसलिए माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लंच करने लगा, मैं फिर भी साइड में खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। पर कोई नहीं, तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं तो डी पे जा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की कुशलता रखता है तो उसे रटाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी बात प्रकट कर देगा। ठीक है नहीं है? इसका उत्तर कई लोग शुद्ध उच्चारण देख रहे हैं, जबकि होना चाहिए डी उत्तर बिल्कुल सही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न संदर्भों में बात बच्चा पेश कर रहा है तो पूरी योग्यता के साथ है, भाषा के साथ। एक और बताओ, लास्ट अंतिम प्रश्न, 11वां प्रश्न बताओ, नाटक शिक्षण। अब सुनिए, चाहे नाटक का शिक्षण हो, पर नाटक शिक्षण कैसे बेहतरीन होगा? मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या लिखित परीक्षा द्वारा नाटक कराएं, क्या मुख्य संवादों द्वारा सुंदर रूप से लिखना सिखाएं, या पढ़े गए नाटक का मंचन कराएं, या पात्रों का चरित्र चित्रण कराएं? बताएं। मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, जो मेन है करेक्ट संवाद वही लिखना, या नाटक का मंचन? बताइए इन दोनों में से क्या होगा? देखें कितने लोग दे पाएंगे। 11वें और पूरे अर्थ से दो। बताइए, नाटक शिक्षण में क्या कराएं? कोई टीचर नाटक पढ़ा दिया, नाटक के बाद पूरा जांच ले कि इसे पूरा नाटक आ गया, पूरी थीम आ गई, ये कैसे जांचेगा? क्या मुख्य संवाद के रूप किसी ने जो डायलॉग बोले हैं किसी भी नाटक में, मान लीजिए एक राम होगा, एक लक्ष्मण होगा, एक भरत हो गया, जो मेन कैरेक्टर है उनके उदाहरण पूछ ले, या वो नाटक का मंचन करवा ले कि एक्टिंग करके दिखा दे कैसे क्या था?
तो आंसर है पात्रों का चरित्र चित्रण, कि हर पात्र का चित्रण कर देना। पढ़े गए नाटक का मंचन। पता बताइए, नाटक बोल बोल कर पढ़ाया जाए या नाटक का मंचन करा दिया है? एक्टिंग करके बताएगा तो पूरी फ्लुएंसी के साथ बताएगा, और ये ज्यादा बेटर है, पढ़े हुए नाटक का मंचन। सी है या नहीं? डी नहीं, तू गलत कर दिया बेटा। पात्र जो है उनका चरित्र चित्रण, कैसे चरित्र है उनका, जरूरी थोड़ा चरित्र चित्रण से ही पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई नाटक का मंचन कर रहा है तो चित्रण भी आ गया, प्रभाव भी आ गया, अर्थ भी आ गया, सब कुछ आ जाएगा। नाटक का मंचन कराएंगे, पिक्चर, एक स्टोरी दे रहा हूं, तुम पढ़कर देखना तब ज्यादा समझ में आएगी या पिक्चर के रूप में आएगी। नाटक हमेशा तभी सही रहता है जब उसका मंचन कराया जाएगा, पूरे हाव भाव प्रभाव के साथ आ जाता है, सिर्फ चित्र चित्रण लिखने से नहीं आएगा। और सिर्फ यहाँ बताओ क्या कह रहा है, लिखना, बोलना भी तो है, पढ़ना भी तो है, यहाँ तो लेखन कौशल की जांच हो रही है, पर पढ़े हुए नाटक का मंचन कर रहा है तो सारी घटनाएं आ जाएंगी बच्चे को। सही है। आखिरी और बताओ एक और, चलो फिर मेरी क्लास है एक और यूट्यूब पे। बताओ बच्चों के लिखित कार्य में आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका बताओ। चलो करो जल्दी, कोई नहीं से करके दिखाओ। बच्चों के लिखित कार्य का आकलन पे ही प्रश्न लाया हूं मैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तत्सम शब्दों का प्रयोग, तो तत्सम ही शब्द आ पाएंगे, और भी तो शब्द हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी प्रश्नों को बांध देते हैं कि केवल तत्सम शब्दों की जानकारी ले लो, पता लग जाए। तत्सम शब्द से ही कैसे हो जाएगा? तद्भव भी है, देशज भी शब्द है। वाक्य विन्यास, वाक्यों का नियम जांच लो, सब कुछ आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्पेलिंग भी नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है अभिव्यक्ति विचार, की बच्चा अभिव्यक्त कैसे कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट विचारों की मौलिकता। क्या ए उत्तर है प्रदीप या नहीं? वेरी गुड। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी आपको बात। अगली क्लास लूंगा, 10 मिनट फालतू लिए तुम्हारी क्लास को, अगली क्लास फिर लूंगा, और अभी तो टेस्ट लूंगा मैं। अभी मैंने मूल्यांकन करा दिया तो लगभग पेडागोजी के सारे, देखिए मैंने भाषा करा दिया, अधिगम अधिग्रहण करा दिया, भाषा कौशल करा दिया, व्याकरण शिक्षण करा दिया, बहुभाषिकता वाली क्लास ले ली, और मैंने एक क्लास ली आज मूल्यांकन की। एक ओवरऑल सारा पेपर बना रहा हूँ पेडागोजी का। अगर तुम उसे कर गए और उसमें से पूरे के पूरे नंबर लेके तो हो जाएगा। बात करेंगे और उसको शॉर्ट आइडिया दूंगा। इसके बाद फिर मैं गद्यांश पद्यांश पे आ जाऊंगा, पैसेज कैसे किए जाएं, पैसेज लेकर आ रहा हूँ। हाँ करा दूंगा क्वेश्चंस की चिंता मत करो, चिंता। तो आज इतनी क्लास रख रहा हूँ मैं, जाते जाते इस प्रश्न का भी उत्तर देते जाओ, पढ़ो खुद ही और बताते जाना। भाषा के आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से हो। जो ज्यादा अर्थ देगा वो आंसर होता है, जो ज्यादा मीनिंग देगा। बताइए, उत्तर देते जाना इसका। दो चलो, मैं क्लास